नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 13 नवंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं एक एक करके कौन से आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, लाइक लॉन्ग कोविड देयर इज लॉन्ग ट्रम्प। ट्रम्प जी की पॉलिसीज बहुत लंबे समय तक इफेक्ट में रहेंगी। उन्होंने क्या क्या किया, तो ट्रम्प के बारे में अब डिस्कशन करना कोई काम का है नहीं। बहुत ज्यादा यूएस पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे बता रखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन और एज एन इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट आपको अगर बनना है तो आप इस तरीके के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। दूसरा जो मेन आर्टिकल है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है मीडिया रेगुलेशन दैट क्वाइट ओवर द टॉप। सुदर्शन न्यूज वाले केस को उठा के सरकार ने बोला कि भैया अब हम डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करेंगे। अभी ये जो डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की बात हमारी सरकार ने कही है, ये कैसे डेंजरस हो सकती है उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। ये ब्रेजन भी है, विली भी है। ये दोनों कैसे हैं, ब्रेजन विली का क्या फर्क है, क्या मतलब है, इन सब चीजों को मैं आपको इस आर्टिकल में बताऊंगा। तो उसके बाद, फॉर वन एंड ऑल, इंस्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी नॉर्म एंड नॉट डिस्ड आउट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। देखिए दोस्तों, जब कभी किसी को पकड़ के जेल में डाला जाता है तो दो वजह हो सकती है, या तो वो निर्दोष हो या भाई उसने सच में कुछ ना कुछ गलत किया हो। तो जब भी किसी को जेल में बंद करते हैं एक प्रावधान होता है बेल का, कि हाँ भाई इसको बेल दे दो, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो। वो बेल कौन मना करता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलाउ करता है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब बेल को अप्लाई करने की चीज आती है तो सबसे पहले जो तरीका है वो आप सेशंस कोर्ट के पास जाओ बेल अप्लाई करने के लिए। सेशंस कोर्ट आपको बेल दे देता है, वेल एंड गुड। मान लीजिए सेशंस कोर्ट आपकी बेल को रिजेक्ट कर देता है तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। मान लीजिए हाई कोर्ट भी अगर आपकी बेल को रिजेक्ट कर देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। तो अब होता यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर केसेस में डायरेक्ट बेल की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करते हैं। वो ये बोलते हैं कि पहले आप लोअर कोर्ट्स में जाके बेल मानिए, वहां पे अगर आपकी रिजेक्ट होती है तो आप हमारे पास आइए। लेकिन अर्णब गोस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बेल दे दी। तो इतना सेलेक्टिव क्यों है हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये जो बेल देने का सिस्टम है? अगर आप पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल फ्रीडम के नाम पे बेल दे रहे हो सीधे सीधे नीचे की कोर्ट्स को ये स्किप करके, तो आप भाई सीधे सीधे मतलब आप बाकी केसेस में भी बेल दीजिए। तो केवल अर्णब गोस्वामी के केस में, जिसके बारे में ये बोला जाता है कि इनके सेंट्रल की पॉलिटिकल पार्टी के साथ अच्छे रिलेशन है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट आके सीधे सीधे बेल दे रही है। और बाकी केसेस में सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि पहले आप लोअर कोर्ट्स में जाओ, वहां पे जाके बेल लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जिनको खंगाला गया है इस आर्टिकल में, इन्हें देखेंगे। फिर नेक्स्ट कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। कैन द राइट टू वर्क बी मेड रियल इन इंडिया? कहने का मतलब ये है कि भैया लोगों के पास काम करने का अधिकार है, चलिए ये हम मानते हैं। लेकिन अर्बन इलाकों में लोगों के पास काम करने के अधिकार को किस तरीके से एक्सरसाइज किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या नियम कानून लाए जा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है भी कि नहीं है, इसके बारे में दो तीन एक्सपर्ट्स कुछ पॉइंट दे रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स के नाम जानना जरूरी नहीं है, उन्होंने वो 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं वो क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। इसमें फिर इलेक्शन के मुद्दे को भी जोड़ दिया गया है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये बिहार के इलेक्शंस में क्या कर रही है, उसको स्किप करते हुए जो मेन मुद्दे हैं, मेन पॉइंट्स दिए हैं, इनको कवर करूंगा और आगे बढ़ूंगा। फिर भाई, डील फॉर द पोस्ट ब्रेग्जिट एरा। देखिए बात यह है दोस्तों, जो इंग्लैंड है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया है। लेकिन इंग्लैंड के यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ इंडिविजुअल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन का जापान के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट है जिसका फायदा इंग्लैंड को मिलता था। लेकिन अब इंग्लैंड चूंकि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, इसलिए इंग्लैंड ने सीधे सीधे जापान के साथ एक ट्रेड डील साइन की है। तो इस ट्रेड डील को साइन करने का फायदा क्या है, इसमें क्या नहीं है, क्या सही है, कितना गलत, कितना सही, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और आपके एग्जाम्स के नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी इनके बारे में जानना जरूरी। तो मैं इनको टेकअप करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, नहीं किया है लाइक कर दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मेरी हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं। कुछ और वीडियोस मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया हुआ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो भैया क्या बोला जा रहा है? मीडिया रेगुलेशन दैट इज क्वाइट ओवर द टॉप, ब्रिंगिंग डिजिटल मीडिया अंडर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री निप्स इन द बड द प्रॉमिस ऑफ कॉम्बैटिव जर्नलिज्म। रिसेंटली आपने सुना ही होगा दोस्तों कि सरकार ने, कल भी मैंने करंट अफेयर्स में इस चीज को डिस्कस किया था कि सरकार ने बोला है कि जितने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल हैं, जो करंट अफेयर्स पोर्टल हैं, जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, जो ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स है जो यूट्यूब में ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म में चलते हैं, उनको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर लाएंगे। डिजिटल मीडिया को हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर लाएंगे। अभी ये डिजिटल मीडिया क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की। डिजिटल मीडिया मतलब फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इस तरीके ट्विटर हो गया, उसके बाद ओवर द टाइम जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म हो गए आपके, ये भी इसकी डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स को जो कि अब तक सरकार के कंट्रोल के अंदर नहीं है, उनको सरकार के कंट्रोल के अंदर लेके आना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर लेके आना है। इस स्टेप को ब्रेजन भी कहा जा रहा है और इस स्टेप को विली भी कहा जा रहा है। ब्रेजन कैसे है? ब्रेजन मतलब एक बहुत ही बोल्ड स्टेप, कोई शर्म नहीं है, बिना किसी शर्म के स्टेप लिए चले जा रहे हैं। विली मतलब बहुत ही चालाक, बहुत ही कनिंग, बहुत ही कहते हैं ना कि ज्यादा ही श्रूड स्टेप। तो ये हो जाता है आपका विली। अब देखिए ये ब्रेजन क्यों है, विली क्यों है, इसकी बात करते हैं। देखिए ब्रेजन इसलिए है बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ पार्टी मेनी ऑफ हुज, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, मैं बताता हूं आपको क्या है। इंदिरा गांधी जी के समय पे इमरजेंसी लगी थी, जेपी जयप्रकाश नारायण जी उस इमरजेंसी के अगेंस्ट एक बड़ा मूवमेंट चला रहे थे और उनके पीछे बहुत सारे और लीडर्स थे। वो लीडर्स आज की डेट में दिग्गज नेता है बीजेपी के जो देश चला रहे हैं। तो जब इंदिरा गांधी जी के समय पे इमरजेंसी लगाई गई थी, उस इमरजेंसी के टाइम पे जो लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस और लिबर्टी का झंडा उठा के आगे चले थे, आज वही लोग मीडिया को कैप्टिव बना रहे हैं, मीडिया को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों, यहाँ पे एंटी गवर्नमेंट बातें हो रही हैं और मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, ये बात इस आर्टिकल में लिखी हुई है। आप खुद समझदार है ये समझने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप लोग खुद एक इन्फॉर्म सिटीजन है, ठीक ठाक समय हो गया होगा तैयारी करते हुए, क्या सही क्या गलत आपके पास समझने की ताकत है। तो ब्रीजन इसलिए। फिर बात करिए विली। विली क्या है? विली मतलब ये है कि विली इसलिए क्योंकि ये जो स्टेप है ना, दिस इज क्लबिंग द ओनली सेक्टर ऑफ द मीडिया विच इज प्री सेंसरशिप नेमली फिल्म्स विद द न्यूज मीडिया विच हैज सो फार एटलीस्ट ऑफिशियली बीन नॉट सब्जेक्ट टू प्री सेंसरशिप। आपको पता होगा दोस्तों, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है इंडिया में, उसको एक अप्रूवल लेना होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से। जब सीबीएफसी उसको अप्रूवल दे देता है, उसके बाद आप फिल्म्स को हॉल में रिलीज कर सकते हो, लोग जाके देख सकते हैं। वहीं पे जब मीडिया की बात आती है, मीडिया में एटलीस्ट प्री सेंसरशिप नहीं है। देखिए कहने का मतलब ये है, भले ही आज की मीडिया जो ऑपरेट कर रही है उसको ये पता है कि एक लिमिट से ज्यादा एंटी गवर्नमेंट नहीं बोलना है, एक लिमिट से ज्यादा एंटी गवर्नमेंट बोलेंगे तो भैया गवर्नमेंट का रिस्पांस आ सकता है, डेंजर्स आ सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। बट एटलीस्ट ऑन पेपर प्री सेंसरशिप नहीं है। प्री सेंसरशिप ऑफ द मीडिया एक कॉलोनियल स्टेप है। वैसे तो मीडिया से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिपोर्टिंग करेंगी, गलत चीज की रिपोर्टिंग नहीं करेंगी, और अगर वो गलत चीज की रिपोर्टिंग करती है तो उनको जुडिशरी में खींचा जा सकता है। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि जैसे फिल्म्स के ऊपर प्री सेंसरशिप लगाई जाती है ना, वैसे हम लोग मीडिया के ऊपर भी प्री सेंसरशिप लगाएंगे, जो कि एक बहुत डेंजरस स्टेप है। फिर आगे बात करते हैं। अब ये सारा प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई, जो जितना भी इशू चल रहा है, बवाल चल रहा है, शुरू कैसे हुआ? ये हुआ सुदर्शन न्यूज से। आप पता ही है सुदर्शन न्यूज लव जिहाद कवर कर रही थी, यूपीएससी जिहाद कवर कर रही थी। तो इस सुदर्शन न्यूज वाला जो केस था वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इंस्ट्रक्शंस इशू किए कि बताइए भाई आप इस तरीके के कंटेंट को कैसे एयर करने दे रहे हो, ये गलत है। सरकार ने बोला कि देखिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूज के ऊपर रिपोर्टिंग मुश्किल है, एक काम करिए हमको डिजिटल मीडिया के ऊपर कंट्रोल करने दीजिए। मतलब एक इशू जो कि पूरी तरीके से उससे कनेक्टेड भी नहीं था, उसको जोड़ के डिजिटल मीडिया के ऊपर रेगुलेशन करने की बात कर रही है सरकार। सरकार ये बोल रही है कि देखिए अगर डिजिटल मीडिया के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा, अगर हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस तरीके की हेट्स की स्पीच को भी रेगुलेट कर पाएंगे। अब सुदर्शन न्यूज वाला इशू अलग है और ये इशू बिल्कुल अलग है, और यहां पे सरकार बोल रही कि नहीं भाई अब हम सीधे सीधे डिजिटल मीडिया पे ऊपर कंट्रोल करेंगे। और बात यह है कि यहां पे सेल्फ रेगुलेशन की बात नहीं हो रही, रेगुलेशन की बात हो रही है। अगर आप सेल्फ रेगुलेशन करते हो बात अलग है, मतलब एक मीडिया हाउस अपने कंटेंट को रिपोर्ट कर रहा है, वो खुद इस बात का ध्यान रख रहा है कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूं वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ये होता है सेल्फ रेगुलेशन। लेकिन जब सेल्फ रेगुलेशन को सरकार मान नहीं रही और अपने हिसाब से रेगुलेशन को इंपोज कर रही, तो फिर वो रेगुलेशन नहीं बचता है, वो सेंसरशिप हो जाती है। और डिजिटल मीडिया के केस में ऐसा बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यही करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ रेगुलेशन की कोशिश नहीं की गई। फेसबुक, ट्विटर, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेजन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, मैंने कल की वीडियो में बताया था, इन्होंने आपस में बातचीत करके कुछ सेल्फ रेगुलेशन के प्रपोजल सरकार के सामने रखे
इन्होंने बोला कि देखिए ये 5 प्रकार की चीजें हैं जिसमें हेट स्पीच हो गई, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई, रिलीजियस सेंटिमेंट हो गई, नेशनल इंटीग्रिटी हो गई, इनके खिलाफ कुछ भी होगा तो उसको हम अपने प्लेटफॉर्म में आने नहीं देंगे। लेकिन इससे सरकार खुश नहीं थी। सरकार चाहती है कि रेगुलेशन तो हम लगाएंगे, आपका ये जो सेल्फ रेगुलेशन है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के यहां पे जुडिशरी को एक एलिबाई की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि जुडिशरी के पास केस कोई दूसरा पहुंचा और इस केस को खींच के उन्होंने डिजिटल मीडिया के ऊपर इंपोज कर दिया और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की बात कर दी। अब यहां पे देखिए मीडिया और जो प्रेस की रिपोर्टिंग है ना दोस्तों, वो भी बहुत ज्यादा बायस्ड है। आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बिल्कुल ही सरकार के अगेंस्ट बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सरकार के बिल्कुल ही फेवर में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मीडिया है, कहीं ना कहीं जो हमारी प्रेस है, वो पूरी तरीके से न्यूट्रल नहीं है। अगर आप रेगुलेशन की बात करो दोस्तों, तो टीवी मीडिया को रेगुलेट कौन करता है? न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। आपका प्रेस को रेगुलेट कौन करता है? प्रिंट मीडिया को, जैसे कि जो न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग को कौन रेगुलेट करता है? तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पे डिजिटल मीडिया को किसके अंदर रखा गया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। ये अलग बात है कि कल की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कोई बॉडी डिजिटल मीडिया के लिए भी बना दे, लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन के बाद भी चीजें बहुत अच्छी होंगी, बहुत फेयर होंगी, बहुत न्यूट्रल होंगी, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो दूरदर्शन की और ऑल इंडिया रेडियो की, आज की डेट में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की जो टीआरपी है, जो उनकी अप्रोच है, वो कम हो गई, क्योंकि लोग एफएम सुनते हैं, ज्यादातर जगहों पे एफएम पहुंच गया है, दूरदर्शन के अलावा केवल टीवी पहुंच गया है। लेकिन फिर भी ये जो दूरदर्शन है और ऑल इंडिया रेडियो है, ये एक ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन के अंदर काम करते हैं जिसका नाम है प्रसार भारती। प्रसार भारती के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन प्रसार भारती एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी आपको कभी भी दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो पे किसी भी प्रकार की एंटी गवर्नमेंट बात सुनने को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि रेगुलेशन में प्रसार भारती जैसी चीजें हो जाएंगी, जो सरकार वर्जन दे देगी वही वर्जन पूरे देश के सामने जाएगा, और ये गलत है। इसीलिए ये जो डिजिटल मीडिया का फेट अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये गलत है, इसको रोकने की जरूरत है। ये कंटेम्प्रेरी जर्नलिज्म में जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, जो भी स्टार्टअप्स है, जो भी वाइब्रेंट फेस है, ये जो इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, इसको तोड़ के रख देगा। कहीं ना कहीं पॉलिटिकली डेक्रेपिट चीजें हो जाएंगी, मॉरली डेक्रेपिट हो जाएंगी। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेटिक तरीका है ये डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने का, क्योंकि डिजिटल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बचा है जहां पे लोग इंडिपेंडेंटली आके अपने व्यू पॉइंट्स दे सकते हैं और उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। वो अलग बात है कि अगर आप कुछ गलत बोल रहे हो तो आपको उसकी सजा मिल सकती है और मिलती भी है, बट इसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर देना, मतलब कि हम पोस्ट करते हैं तुम्हारे पोस्ट को हटा देंगे, तुमको उल्टी सीधी बातें नहीं बोलने देंगे, ये सही नहीं है। ऐसा यहाँ पे ऑथर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। शशि कुमार जी इसके ऑथर है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड एशियाविल इंटरैक्टिव डिजिटल पोर्टल के साथ मिस्टर शशि कुमार जी जुड़े हुए हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई। फिर बात करते हैं फॉर वन एंड ऑल, instant protection of personal liberty must be the norm and not dished out on a priority basis। देखिए दोस्तों, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को इंटरिम बेल दे दी। अब बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि अर्नब गोस्वामी को इंटरिम बेल दे दी, ये तो बोला जा रहा है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने सही किया। उसका रीजन ये है कि अर्नब गोस्वामी और 2 लोगों के अगेंस्ट ये जो केस फाइल हुआ है कि सुसाइड को अबेट किया है इन्होंने, एक कॉन्ट्रैक्टर का जो कि मुंबई में बेस था, उसकी वाइफ और उसकी डॉटर ने केस फाइल किया था। लेकिन बोला ये जा रहा है कि ठीक है भाई, अगर इन्होंने सुसाइड अबेट किया था और पहले अगर इनको छोड़ दिया गया है तो अरेस्ट करने से पहले आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, और इन्वेस्टिगेशन में पुख्ता सबूत मिलने के बाद इनको पूरी तरीके से इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने के बाद आप इनको अरेस्ट करो और कोर्ट में पेश करो। आपने पहले ही इनको अरेस्ट कर लिया, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो कि स्टेट पे ग्राउंड लेवल पे काम करता है, वो बेल दे नहीं रहा है। तो यहां पे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और बोला कि हम बेल दे रहे हैं किसको? अर्नब गोस्वामी जी को। और यहां पे ये बेल देते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब क्या बोल रहे हैं? इफ वी डोंट इंटरफियर इन द केस टुडे वी विल वॉक ऑन अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। बात दोस्तों ये है कि मिस्टर गोस्वामी साहब का जो जर्नलिस्टिक वर्क है, जिस प्रकार का वो जर्नलिज्म करते हैं, चिल्ला चिल्ला के चीजों को बोलना, किसी भी पर्सन के ऊपर इल्जाम लगा देना, इल्जाम सही है गलत है कोई फर्क नहीं पड़ता, टीआरपी स्कैम, हर चीज में इस रिपब्लिकन टीवी और मिस्टर गोस्वामी का नाम रहा है। तो मिस्टर गोस्वामी का जो जर्नलिज्म का काम है वो इतना तो अच्छा है नहीं कि भाई अगर आप उनको बेल नहीं दोगे तो भैया डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हालांकि उनको पूरी तरीके से बेल नहीं देना सही नहीं था, आपने बेल दिया सही किया, बट प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है
कि बॉम्बे हाई कोर्ट में मिस्टर गोस्वामी गए थे और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके बेल रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब यहां पे समझना यह जरूरी है कि मिस्टर अर्णव गोस्वामी की बेल रिक्वेस्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्यों रिजेक्ट किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसलिए रिजेक्ट किया कि देखिए, अगर आपको बेल के लिए अप्लाई करना है तो आप नॉर्मल प्रोसीजर से अप्लाई करिए। तो पहले नीचे के लेवल पे जो सेशंस कोर्ट है आप वहां पे जाइए, वहां पे आप बेल के लिए अप्लाई करिए। वहां से जब आपकी बेल रिजेक्ट हो जाएगी तो फिर आप हमारे पास आइए। तो इस बेसिस पे हाई कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी की बेल को रिजेक्ट कर दिया। अब कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे जो सेशंस कोर्ट है वहां पे जो काम करने वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, वैसे तो देखिए वो न्यूट्रल है, बट फिर भी उनकी ऊपर काफी चलती है स्टेट गवर्नमेंट की। तो वहां पे हो सकता है अर्णव गोस्वामी जी को ग्राउंड लेवल पे बेल ना मिल रही हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अर्णव गोस्वामी को इस समय पे टारगेट नहीं किया जा रहा, डेफिनेटली पॉलिटिकली उनको टारगेट किया जा रहा है महाराष्ट्र की रूलिंग पार्टी के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एकदम से केस उठा के अपने पास ले लेना और ये बोल देना कि नहीं भाई हमको यहां पे जस्टिस सिक्योर करना है, तो जस्टिस अगर आप अर्णव गोस्वामी जी के केस में सिक्योर कर रहे हो तो बाकी केसेस में सिक्योर करो। बाकी केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्म बना दिया कि ठीक है भाई, अगर आपको बेल एप्लीकेशन चाहिए तो आप एक लाइन से आओ। तो पहले सेशंस कोर्ट के पास जाओ, वहां बेल नहीं मिलती तो हाई कोर्ट के पास जाओ, वहां नहीं मिलती तो हमारे पास आओ। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने तो यही किया कि भाई पहले सेशंस कोर्ट से अपनी बेल रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कराओ या ले लो, उसके बाद हमारे पास आओ। हाई कोर्ट ने तो ये बोल के अर्णव गोस्वामी की बेल रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एकदम से आके बोलती कि भैया बेल देना जरूरी है, नहीं तो यहां पे तो डेमोक्रेसी डिस्ट्रक्ट हो रही है। तो ऑथर यहां पे सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछ रहा है कि अगर यहां पे डेमोक्रेसी डिस्टर्ब हो रही है तो मेडिकल ग्राउंड पे सुधा भारद्वाज, एक लॉयर एक्टिविस्ट है जिनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, इनकी बेल आपने क्यों रिजेक्ट करी। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के पास आई थी जब सुधा भारद्वाज जी मेडिकल ग्राउंड्स पे कि हमें बेल दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि रे आपके मेडिकल ग्राउंड्स पे तो आपको बेल मिलेगी मिलेगी, आप लोअर कोर्ट्स में जाइए ना, सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास मत जाइए। तो सुधा भारद्वाज को तो आपने नीचे की कोर्टों में भेज दिया और अर्णव गोस्वामी को सीधे सीधे आपने बेल दे दी। ये आप बेसिस किस बेसिस पे दे रहे हो। तो बात दोस्तों यहां पे ये है कि the court's recent record of evading and postponing hearing on many matters concerning fundamental rights and constitutional questions that affects the rights of large section of societies। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये बोला जा रहा है ऐसे बहुत से मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं जिसमें सीधे तौर पे फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट अपनी हियरिंग को पोस्टपोन कर देता है। लेकिन कुछ जगहों पे सुप्रीम कोर्ट ग्लैडिएटर की तरह सामने आता है और पर्सनल लिबर्टी का झंडा लेके सामने खड़ा हो जाता है और अर्णव गोस्वामी जैसे लोगों को बेल दे देता है। तो इतने सेलेक्टिव तरीके से ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना जजमेंट क्यों दे रहा है। आप सोचिए दोस्तों, इनडायरेक्टली ऑथर यहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही इल्जाम लगा रहा है कि अगर आप इक्वलिटी की बात करते हो, लिबर्टी की बात करते हो, रूल ऑफ लॉ की बात करते हो, तो वो तो सबके लिए बराबर है ना। आप सिलेक्टिव क्यों हो इन चीजों में। तो कुछ लोगों को तो आप बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हो, जैसे सुधा भारद्वाज जी, और उनसे बोलते हो कि नीचे की कोर्टों में जाके बेल एप्लीकेशन फाइल करो, और कुछ लोगों को आप सीधे सीधे बोल देते हो कि अरे भाई ये तो पर्सनल लिबर्टी का वॉयलेशन हो रहा है, इसको तो बेल देनी पड़ेगी। तो ये गलत बात है, ये ऑथर यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है। बस वही बात है कि यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पिछले देखिए 3 से 4 सालों में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगने शुरू हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है ना उसको सपोर्ट कर रही है। और इस इल्जाम को प्रशांत भूषण जी ने भी लगाया था, जिसके चलते उनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चलाया गया था और ₹1 का फाइन लगा के उनको छोड़ दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अब जुडिशरी के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि ये बायस्ड है, और दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, क्योंकि अगर जुडिशरी बायस हो गई ना तो इस देश की डेमोक्रेसी को कोई बचा नहीं पाएगा। आगे बात करते हैं, कैन द राइट टू वर्क बी मेड रियल इन इंडिया। इट कैन बी मेड वर्केबल इफ देयर इज पॉलिटिकल विल एंड फिस्कल रिसोर्सेज। यहां पे बोला जा रहा है कि भैया आप इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात करते हो, और जब इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिमांड देने की बात होती है तो बात किसकी होती, मनरेगा एक्ट की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है ना वो बहुत पुरानी है, और ये आज का टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक को बहुत लंबे समय से डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पे जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये पॉइंट्स ऑथर ने आर्टिकल में लिख रखे हैं, तो आप चाहो तो जाके उस आर्टिकल को पढ़ लो, चाहे इन पॉइंट्स को पढ़ लो। कौन से ऑथर ने लिखे इससे कोई मतलब नहीं, काम के पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑथर क्या बोलते हैं कि देखिए जो राइट टू वर्क है ये बहुत बड़ा टॉपिक था डिस्कशन का, कब, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब साइन हुआ उस समय पे भी राइट टू वर्क की बात की गई, और ये बोला गया कि राइट टू वर्क को इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में जोड़िए। इंडिया में हम लोग के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, मतलब राइट टू वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बात होती है कि भैया आपको सबको एडिक्वेट मींस ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने हैं,
ठीक है, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाइंडिंग नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने स्टैट्यूटरी चीजें कर रखी हैं। मनरेगा एक्ट के थ्रू हम मनरेगा की स्कीम को लेके आ चुके हैं, जिसमें रूरल एरियाज में लोगों को एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट साल के कुछ डेज तक प्रोवाइड करने की बात की जाती है। एक स्टैट्यूटरी राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। और यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि स्टैट्यूटरी राइट को कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। हालांकि मनरेगा इतना ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव स्कीम है कि इसको कभी विड्रॉ नहीं किया जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि मनरेगा के अंदर जो कुछ भी चीजें किसानों को, वो गरीब गांव की जनता जो कि इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मांगती है, उनको मिलती है, वो पूरी तरीके से उनको मिल रही है या नहीं मिल रही, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मनरेगा की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर हमेशा से सवाल उठे हैं, बट चलिए वो एक अलग केस है। लेकिन मनरेगा डेफिनेटली रूरल इलाकों में कुछ हद तक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात करता है। और इस साल में तो रिकॉर्ड लेवल का एलोकेशन हुआ है मनरेगा को, चूंकि कोविड-19 फैल गया था, लोगों के पास पैसे थे नहीं, तो सरकार ने भाई लाखों करोड़ रुपए एलोकेट कर रखे हैं मनरेगा के अंदर। अब बात यहाँ पे दोस्तों ये है, अब जब बात हो रही है यहाँ पे राइट टू वर्क की, लेकिन राइट टू वर्क में आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी पड़ेगी। जिस प्रकार का डेवलपमेंट आज की डेट में हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उस लेवल पे बढ़ नहीं रही जिस लेवल पे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे बात की जाती है जीडीपी ग्रोथ की। जीडीपी ग्रोथ को हम लोग बहुत हद तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग जीडीपी पर कैपिटा बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी अगर आप बात करो जीडीपी ग्रोथ को, तो दो तरीके यहाँ पे बताए गए। एक तो आप मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करके जीडीपी को बढ़ा सकते हो। अभी मेडिसिन को आप मैन्युफैक्चर करोगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लेबर को रिक्रूट करेगी और सबको नौकरियां मिलेंगी। कभी कभी आप ये भी कर सकते हो कि आपने बहुत ज्यादा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बनाना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर। अभी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो काम आएंगे नहीं, हालांकि वो भी जरूरी है हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए, बट वो उस लेवल का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, अगर आप अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ाते हो तो भाई जीडीपी तो बढ़ेगी, लेकिन क्या जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगी, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और खासकर ये इंडिया के केस में और एक्यूट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको पता है कि इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। ज्यादातर जो दौलत है इंडिया की, वो टॉप के 10% लोगों ने अपने हाथ में कंसंट्रेट करके रखी हुई है। फिर इंडिया एक लेबर अबेंडेंट कंट्री है। लेबर अबेंडेंट कंट्री की एक खास बात होती है कि लेबर इंटेंसिव जॉब्स होनी चाहिए, बट यहाँ पे कैपिटल और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर्स को प्रमोट किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात की जा रही है, एक्सेसिव मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज में, जिसके चलते मशीनों का यूज ज्यादा हो रहा है और लेबर का एनवायरमेंट कम हो रहा है। और जब लेबर का एनवायरमेंट कम होगा तो एक लेबर इंटेंसिव कंट्री में आप चीजों को कैसे चलाओगे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अलग बात है। अब जैसे यूरोप की कंट्रीज की बात कर लीजिए, आप ऐसी कंट्रीज की बात कर लीजिए जहां पे आबादी कम हो। अभी जहां पे आबादी कम है वहां पे टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को लेके आइए, लेबर की डिमांड को कम करिए, वो समझ में आता है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जहां पे ऑलरेडी लेबर बहुत ज्यादा है, तो कुछ इंडस्ट्रीज को तो लेबर इंटेंसिव आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ये तो जॉबलेस ग्रोथ हो जाएगी कि भाई ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, बट जॉबलेस है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। अब यहां पे सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच बता रखी है ऑथर ने, डुएट, डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। इसकी बात कुछ समय से हो रही, जैसे मनरेगा रूरल इलाकों में काम करता है, वैसे ये डुएट आपका अर्बन इलाकों में काम करता है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को जो कि अनएम्प्लॉयड है, उनको भाई गेनफुली एम्प्लॉय किया जाएगा ताकि वो डिग्निफाइड लिविंग जी सकें। ठीक है, उनको एक फेयर वेज दी जाए, उनके वर्क आवर्स रेगुलेटेड हो, उनको सोशल वैल्यू दी जाए। और ये क्या काम कर सकते हैं, तो भैया शहरों में स्कूल की बिल्डिंग्स को रिपेयर करना, पार्क्स को क्लीन करना, ये सब कर सकते हैं। डुएट के अंदर क्या किया जा सकता है कि अर्बन लोकल बॉडीज को स्टेट गवर्नमेंट डुएट के अंदर पैसा एलोकेट करेगी। फिर ये अर्बन लोकल बॉडीज क्या करेंगी कि जो उनके अंदर में स्कूल्स आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, उनको वो लोग जॉब वाउचर्स इशू करेंगे। और इन जॉब वाउचर्स में पैसा खत्म होगा। इन जॉब वाउचर्स को इस्तेमाल करके ये जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज हैं, वो लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। किस तरीके की नौकरियां, स्कूल बिल्डिंग को पेंट करना है, ब्रोकन फर्नीचर को रिपेयर करना है। और फिर इन जॉब वाउचर्स को लेके ये लोग जो काम कर रहे थे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास पहुंचेंगे, जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास पहुंचेंगे, और अर्बन लोकल बॉडीज पैसा पेमेंट कर देंगी। तो ये एक तरीका है, एक बहुत ही पोटेंट तरीका है अर्बन लेवल पे नरेगा जैसे प्रोग्राम को चलाने का, जिसको यहां पे नाम दिया जा रहा है डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। लेकिन बात करने में ये प्रोग्राम जितना आसान लग रहा है, उतना प्रोग्राम ये आसान है नहीं, क्योंकि इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको पॉलिटिकल विल, और उसके साथ साथ चाहिए आपको फिजिकल रिसोर्सेस। अब कहीं ना कहीं फिजिकल रिसोर्सेस तो देखिए दिख नहीं रहे, पैसे की कमी है सरकार के पास, पॉलिटिकल विल है कि नहीं है, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा।
एक और फैसेट यहाँ पे जरूरी हो जाता है। मनरेगा में जब काम कराया जाता है तो दो चीजों पे फोकस करने की बात की गई है। मनरेगा का क्या काम था कि भैया आप लोगों को नौकरियां दोगे गांव के इलाकों में, चलिए ठीक है, उससे उनको पैसा मिलेगा, लेकिन उन नौकरियों को देख के भी आप उनसे ऐसे काम करवाओगे जिससे प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट हो। तो कुएं बने, ठीक है, गांव के स्कूल बने, वो नहीं हो पा रहा है। तो मनरेगा में बस पैसा बांट के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, उनके जेब में पैसा तो जा रहा है, बट एसेट क्रिएशन वाले पार्ट पे उतना फोकस नहीं दिया जा रहा है। और एसेट क्रिएशन वाले पार्ट पे फोकस देना जरूरी है, पूरा का पूरा मेन चीज ही वही है। आप नौकरी दो, नौकरी पे लोगों ने काम किया और जो काम किया उससे कुछ बाहर निकल के आया। अगर उससे कुछ बाहर निकल के नहीं आया तो एसेट क्रिएशन हुआ ही नहीं। अभी के लिए आप देखो दोस्तों, 3 स्टेट्स ने अर्बन एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कुछ छोटे मोटे इनिशिएटिव्स चलाए हैं, जैसे ओडिशा, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। तो कुल मिला के एंड में बोला यही जा रहा है कि भाई देखिए, एम्प्लॉयमेंट गारंटी को दे पाना मुश्किल है, आप बिल्कुल गारंटेड नहीं कर सकते। मनरेगा में ये बोला गया था कि हाँ भाई सबको हम लोग नौकरियां देंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे, बट पूरी तरीके से अच्छा हो नहीं सकता है। उसी तरीके से अर्बन इलाकों में भी आप ड्यूट को कम से कम शुरू तो करो, ठीक है, सबको नहीं तो कुछ लोगों को तो इससे मदद मिलेगी मिलेगी ना। और पायलट बेसिस पे ओडिशा, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में इनको कुछ हद तक इस्तेमाल भी किया गया। ओके, तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे बोली जा रही हैं। इंडिया की गवर्नमेंट फोकस क्या करती है कि ये लोग प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब इनका ये बोलना है कि प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट हैं और जो एमएसएमईज हैं इनको सपोर्ट देते रहो, इनकी जब इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली नौकरियां जनरेट हो जाएंगी। देखिए ये एक अच्छी चीज है, बट लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं सरकार को अर्बन इलाकों में भी इस तरीके के डिविड जैसी जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाने पड़ेंगे। सरकार बहुत लंबे समय तक इसको इग्नोर कर नहीं सकती। अभी सरकार इग्नोर कर रही है या नहीं कर रही है, अगर इस तरीके के प्रोग्राम को लाना होगा तो अगले 2 से 3 सालों में लिया दिया जाएगा। क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा, माइग्रेंट क्राइसिस हुई है, तब से डुएट जैसे प्रोग्राम का जो होना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है देश में खुशहाली से जीने के लिए। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अ डील फॉर द पोस्ट ब्रेक्जिट एरा, Britain's views the trade pact with Japan as a gateway for its entry into TPP-1। आपको पता है अक्टूबर में यूके और जापान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। पहले से यूरोपियन यूनियन और जापान के बीच में एक एग्रीमेंट है। चूंकि यूके यूरोपियन यूनियन को छोड़ चुका है तो अब यूके बाहर निकल चुका है यूरोपियन यूनियन से। उसके चलते यूरोपियन यूनियन और जापान के जो बीच के ट्रेड एग्रीमेंट्स थे वो यूके पे ऑब्वियसली अप्लाई नहीं करेंगे, तो यूके ने अलग से जापान के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, बिकॉज यूके इज नो मोर अ पार्ट ऑफ ईयू जापान इकोनॉमिक एग्रीमेंट। इससे होगा क्या कि यूके में बेस्ड जो एग्रीकल्चरल कंपनीज है उनको जापान के एग्रीकल्चर मार्केट की एक्सेस मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जापान के एग्रीकल्चर मार्केट की एक्सेस किस हद तक मिलेगी। जापान की जो गवर्नमेंट है वो अपने डोमेस्टिक एग्रीकल्चर लॉबीज को ये बोल रही है कि देखिए, जो कोटा पहले यूके के पास ईयू जापान इकोनॉमिक एग्रीमेंट के अंदर थी वही कोटा अब यूके के पास है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम यूके के साथ एक अलग से कोटा साइन कर रहे हैं, एक अलग से ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपने मार्केट का एक्सेस, नहीं। ईयू जापान इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर जितना कोटा मिलता था यूके की कंपनीज को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जापान में एक्सपोर्ट करने का, उतना ही लमसम कोटा इस अलग वाले बिल से दिया जा रहा है जो कि यूके के साथ जापान ने साइन किया है। और उतना ही लमसम कोटा अब ईयू जापान इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाले से कम हो जाएगा। पहली बात तो जापान की जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को, अपनी डोमेस्टिक एग्रीकल्चर लॉबी को ये बोल के बता रही है। तो बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में, खासकर चीज के एक्सपोर्ट में बोला जा रहा है कि यूके की कंपनीज को काफी फायदा मिलेगा जब वो जापान में चीजों को एक्सपोर्ट करेंगी। और धीरे धीरे प्रोग्रेसिव एनुअल इंक्रीज होगा कोटास में। फिर यह भी बोला जा रहा है कि करस्पॉन्डिंग डिक्रीज होगा ड्यूटीज में। तो यूके से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जापान में एंट्री मार रहे हैं, बाकी प्रोडक्ट्स जापान में एंट्री मार रहे हैं, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम की जाएगी। तो ओवरऑल यूके के लिए विन विन सिचुएशन बताई जा रही है। बट कहीं ना कहीं यूके को कोई बहुत मेजर कंसेशंस नहीं मिले। लगभग वही कंसेशंस जो कि ईयू जापान एग्रीमेंट में थे, वही कंसेशंस यूके को बस अलग से दे दिए गए, चूंकि यूके इज नो मोर अ पार्ट ऑफ ईयू। ऐसा क्यों है? रीजन ये है दोस्तों कि यूके को जापान से ज्यादा कंसेशंस इसलिए भी नहीं मिले क्योंकि जापान को भी यूके से ज्यादा कंसेशंस नहीं मिल पा रहे हैं। जब कुछ चीजें जो जापान यूके में एक्सपोर्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कार हो गई, अभी जब कार यूके के अंदर घुसती हैं तो उसके ऊपर यूके बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। जापान चाहता है कि भाई हमारे ये जो टॉप के मोबाइल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके सामान के ऊपर आप ड्यूटी मत लगाओ।
ब्रिटेन ने बोला कि देखिए 2026 तक तो ड्यूटी लगेगी, उसके बाद हम ड्यूटी थोड़ी कम कर सकते हैं। तो यहां पे ये जो चीज थी कि टोक्यो ये जो कंसेशन चाहता था कि ठीक है भाई हम सामान को आपके देश में भेज रहे हैं, कार भेज रहे हैं, इनके ऊपर आप ड्यूटी कम हटाओ, यूके ने ये ड्यूटी नहीं हटाई है। फिर इस एग्रीमेंट में रूल्स ऑफ ओरिजिन, डाटा शेयरिंग की बात की गई है। तो मतलब जो भी ट्रेड रिलैक्सेशंस दिए गए हैं वो इस हिसाब से दिए गए हैं कि कोई सामान अगर यूके में बना है और जापान के अंदर जा रहा है तो ही उसको इंपोर्ट एग्जेम्पशंस मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सामान इंडिया में बना, इंडिया से किसी यूके की ट्रेडर ने यूके में मंगा लिया, उसके ऊपर मेड इन यूके का टैग लगा दिया और फिर जापान भेज दिया, ये नहीं हो सकता। मतलब अगर आपकी कंट्री में सामान बना है तो ही उस सामान को प्रेफरेंशियल इंपोर्ट ड्यूटीज मिलेंगी दूसरी कंट्री में। एक बात तो ये बोली गई है। अब आप देखिए दोस्तों, यूके के साथ अलग से डील करना जापानीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि यूके की जो बहुत सारी कंपनीज हैं उनकी जो सप्लाई चेन्स हैं वो यूरोप में। आपको पता है इंग्लैंड की बहुत सी कंपनीज जापान में काम करती हैं, जापान की बहुत सी कंट्रीज इंग्लैंड में काम करती हैं। अब बात यह है कि सेंटर उनका इंग्लैंड हो सकता है, जापान हो सकता है, लेकिन उनको मैन्युफैक्चर करने की जो इंडस्ट्री है वो यूरोप में किसी और जगह पे हो सकती है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि जापान की कोई एक कंपनी यूके के मार्केट में आके उसने अपना हेडक्वार्टर खोला और उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज को, फैसिलिटी को जर्मनी में स्टैब्लिश किया। अब जर्मनी पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, जर्मनी में वो इंडस्ट्री है और जर्मनी में वो सामान बन रहा है। तो जब वो सामान बन रहा है तो वो फाइनली बिकने के लिए जापान जाएगा, यूके जाएगा, कहीं भी जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पेरेंट कंपनी है वो यूके में है। तो यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड और जापान तीनों प्ले में आ गए यहाँ पे। तो जापान का ये बोलना है कि हमारे बिजनेसेस जो यूके में ऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ एक अलग एग्रीमेंट करने की जरूरत है। और जापान का ये भी बोलना है कि जो ब्रेग्जिट है ना, ये जो इंटरनल मार्केट बिल लेके आ रहे हैं बोरिस जॉनसन, ये भी गलत है, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। चूंकि अगर जर्मनी वाली सप्लाई चेन्स को यूके के हेडक्वार्टर्स के साथ जोड़ के जापान तक सामान को पहुंचाना है तो कहीं ना कहीं जापान का ईयू के साथ भी एग्रीमेंट होना चाहिए, जापान का यूके के साथ यानी इंग्लैंड के साथ भी एग्रीमेंट होना चाहिए, और यूरोपियन यूनियन यूके का भी बीच में एक अच्छा एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर कोई भी तीन में से एक तिकोना या एक लाइन गड़बड़ा गई तो ओवरऑल जो ट्रेड सिनारियो है वो गड़बड़ा जाएगा। अब यहां पे जब इस तरीके के डील साइन की गई अक्टूबर में, तो यूके का जो इंटरनेशनल ट्रेड और ब्रेक्जिट डिपार्टमेंट है वो आपस में बहस कर रहे हैं कि अरे भाई यूके ने तो बहुत सारे कंसेशंस दे दिए जापान को। कैसे दे दिए? जापान की बहुत सारी कंट्रीज के हेडक्वार्टर्स हैं यूके में, कोरोना वायरस के पैंडेमिक के बाद फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो यूके के जो सरकार है वो इन कंपनीज को बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। तो यहां पे पूछा यह जा रहा है इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा कि भाई जापान की कंपनीज जो कि यूके में काम कर रही हैं, आप उनको स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी क्यों दे रहे हो? ये तो बाहर की कंपनीज हैं। यूके की गवर्नमेंट का बोलना है कि ये जरूरी है। अगर हम लोग ट्रेड पार्टनरशिप को इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे तो हम लोग एक, आप कह सकते हो, रिलायबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह पूरी दुनिया के सामने नहीं आ पाएंगे। और जब इस तरीके की स्टेट सब्सिडी यूके ने अपने देश में जापान वाली कंपनीज को देना शुरू किया तो यूरोपियन यूनियन की कंपनीज बोलने लगी कि भाई आपका जापान से क्या प्यार है? अगर जापान की कंपनीज आपके यहां पे आके काम कर रहे हो और आप अपने स्टेट रेवेन्यू के थ्रू, अपने टैक्स के पैसे के थ्रू उनकी मदद कर रहे हो, तो हमारी कंपनी में क्या प्रॉब्लम है? हमारी कंपनी भी तो आपके यहीं काम कर रही है, तो आप उनको भी सपोर्ट दीजिए। ओवरऑल ट्रेड इन्वायरमेंट में, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट में हमारी कंपनी भी तो प्ले कर रही है। तो जापान की जो कंपनीज यूके में काम कर रही हैं उनको यूके स्टेट सपोर्ट दे रही है, तो यूरोपियन यूनियन की कंट्री जर्मनी, फ्रांस कह रही है कि हमारी कंपनी भी आपकी कंट्री में काम कर रही है, उनको भी ट्रेड सपोर्ट दीजिए। तो ओवरऑल जो इश्यूज है ना वो काफी डिस्टर्बिंग हो गए हैं। और यहां पे एक मेन चीज जो सबसे बड़ी है वो ये है भाई कि यहां पे लंदन को एंट्री मारनी है किसके अंदर? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी TPP-11 के अंदर एंट्री मारना चाहता है ब्रिटेन। और कहीं ना कहीं जापान ये जानता है कि अगर इंग्लैंड और ईयू के साथ अपनी सप्लाई चेन्स को जोड़ना है, अपनी इकोनॉमी और ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाना है, तो इस बात को इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि ब्रिटेन का जो ब्रेग्जिट है यानी 2019 का जो ईयू विड्रॉल एग्रीमेंट है जिसके थ्रू इंग्लैंड ईयू से बाहर निकल रहा है, उसके प्रोविजंस को बहुत प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, यूनिलैटरलिज्म ना हो। क्योंकि इससे केवल यूके और यूरोप को ही घाटा नहीं है, जापान को और बाकी दुनिया की बहुत सी कंट्रीज को इंक्लूडिंग इंडिया को भी घाटा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन में इन्वेस्टमेंट किया था तो ये सोच के किया था कि यूके इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, और अब अगर यूके अलग होता है और प्रॉपर एग्रीमेंट्स बीच में सेग्रीगेट नहीं किए जाते हैं तो जिन जिन ने भी यूरोपियन यूनियन के इलाकों में इन्वेस्टमेंट की थी, जिस इन्वेस्टमेंट का मेजर पार्ट यूके के साथ एसोसिएटेड था, उनको नुकसान हो सकता है।
तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा। गुड बाय।